ओके, तो टॉकिंग अबाउट दी एसएसबी, तो आपने किस अटेम्प्ट में अपने एसएसबी क्रैक किया है? मैंने मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर करी थी। मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैं स्क्रीन आउट था फ्रॉम 2 एफएसबी मैसूर और ओके, एनडीए तो 155। मे आई आस्क द रीजन, व्हाट्स द रीजन और द फैक्टर जो उस स्क्रीन आउट में हो गए आपके साथ, जो आप उतना इनपुट डाल नहीं सके उसमें? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्क्रीन आउट इज समथिंग विच मतलब उसमें हो सकता है कि आपका थोड़ा लक का फैक्टर हो, थोड़ा ऐसे फैक्टर्स हो कि जो हाँ, आप आई कंट्रोल ऑल्सो नहीं हर्ड कर अबाउट सकते। इट कि पहले या दिन तो ऐसा रहता है कि लगे दे हैव टू आल्सो क्लियर दी, वो जो भीड़ आती है उन्हें भी हटाना पड़ता है उन्हें, तो वो थोड़ा हाँ लक हाँ वाला सीन हो जाता है। या बट कीपिंग इट 100% असाइड, लक वाला सीन। मतलब ऐसा जो फैक्टर आपको फील हुआ कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ये कर लेता तो मैं शायद मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्क्रीनिंग मेरी बढ़ जाती। हाँ एक बताओ तो ना। मैंने मतलब दिस इज व्हाट आई फील, आई डोंट नो इफ इट इज राइट और रॉन्ग। मैंने लास्ट में जब स्टोरी वगैरह हो गई और जब डिस्कशन वगैरह हो गए, लास्ट में जब बारी आती है नॉमिनेट करने की, जीडी बताने की, मतलब ग्रुप स्टोरी बताने के लिए, तो मैंने खुद से ही नॉमिनेट कर लिया खुद को। एंड मैंने पर मैं ठीक से बता नहीं पाया नॉमिनेट करके, हम्म। क्योंकि हमारी स्टोरी बनी भी नहीं थी, बनती ही नहीं है। आज मोस्ट ऑफ द टाइम सबकी स्टोरी बनेगी नहीं, कॉमन स्टोरी एट द एंड टाइम अप हो जाएगा। तो मैंने बता ही नहीं पाया मैं ठीक से एक्शन एंड ऑल, एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन। बाकी स्टोरी मैंने ऐसी लिखी थी जो बाकी जनों ने लिखी थी, मतलब बहुत ही ठीक ठाक इमेज थी और स्टोरी सबने सेम ही लिखी थी, तो स्टोरी में तो कुछ फर्क नहीं था, नरेशन भी कॉन्फिडेंट था। तो ये वाला रीजन हो सकता है व्हाट आई फील ये तो लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर कॉमन स्टोरी नहीं बनती है तो इन दैट केस ग्रुप के साथ क्या होता है और व्हाट असेसर्स विल डू? कॉमन स्टोरी सी आई नहीं अगर है तो इन दैट सिनेरियो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली स्टेज होगी। हाँ सी व्हाट आई मीन बाय कॉमन स्टोरी बनी नहीं है, कॉमन स्टोरी की थीम डिसाइड हुई है हम्म। बट कॉमन स्टोरी नहीं बनी है पूरी। थोड़ा डिस्कशन भी हुआ है उस स्टोरी पे, बट स्टोरी बनी नहीं है क्योंकि आर्ग्यूमेंट लग रहा था बहुत सारे जनों का फर्स्ट थिंग। तो इसमें तो थीम तो डिसाइड हो गई है, तो इसमें तो ऐसे सर बोल देते हैं, लेकिन जब थीम भी डिसाइड नहीं हुई ना, तो ऐसे सर कॉमन स्टोरी के बारे में पूछते ही नहीं है, वो चले जाते हैं। हाँ, तो फिर ऐसा रहता है कि उनका मतलब ऐसा है कि स्क्रीन आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि कॉमन स्टोरी नहीं बनी। अ, ऐसा नहीं होता, वो उसमें भी मतलब देख लेते हैं कि बच्चे कौन से बोल रहे हैं, कौन से नहीं बोल, मतलब क्या टाइप में बोल रहे हैं और क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि कॉमन स्टोरी नहीं बनी है तो आप स्क्रीन आउट हो जाओगे, बिकॉज एट द एंड तो वो ग्रुप वाला है ना। अगर ग्रुप में से कोई बंदा ठीक से नहीं कर पाया तो लॉस होगा एक का, तो ऐसे तो नहीं होता। कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टोरी बनी नहीं थी पर भी स्क्रीनिंग हुए थे 2-4 बंदे आउट ऑफ 15। जो वही होता है, मैसूर में तो बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग होती है, मतलब रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम्म। तो बाकी सेकंड एक वाले एसएस एडवांटेज या या सेकंड वाले एसएसबी में फिर आपने क्या चीज़ इम्प्रूव करी तो वो देख के आप स्क्रीन में हुए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि शायद से लक मेरे साथ था कि मुझे गुवाहाटी वाला बोर्ड मिला, बिकॉज गुवाहाटी वाले बोर्ड में एंड एनडीए एंट्री में स्पेसिफिक एनडीए एंट्री अगर गुवाहाटी वाले बोर्ड में हो रही है, रिपोर्टिंग बहुत कम होगी, लिटरली बहुत कम होगी। मेरे नंबर्स बताओ तो 30-80 थे रिपोर्टिंग में, ओनली 38। इज दिस एंड स्पेसिफिक रीजन? बोर्ड बहुत ही छोटा है, पहली बात तो फर्स्ट थिंग, ओके। नया नया बोर्ड बना है। रिपोर्टिंग स्ट्रेंथ उसकी 83 होती है, सॉरी 50, हाँ 83 होती है एक दशा, हाँ 83 रिपोर्टिंग के स्ट्रेंथ होते हैं। उसमें से भी एक तो बच्चे उतना मतलब डिस्टेंट है ना, काफ़ी रिमोट लोकेशन है, तो आधे आधे इन द सेंस इंडिया वाले में तो तभी भी कुछ तो बच्चे ऐसे होंगे, कुछ परसेंटेज जो आएंगे नहीं या फिर पहुंच नहीं पाएंगे टाइम पे बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। एंड बोर्ड बहुत ही छोटा है ऊपर से, तो पहले से ही रिपोर्टिंग कम होती है। तो और उसमें पता नहीं आए नहीं रिकमेंडेशन के चांसेस 38। ज़्यादा बढ़ते हैं एज कम्पेयर टू दैट बोर्ड जहाँ पे रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे इसमें पहले तो आई 38 थे, उसमें से 24 हुए थे स्क्रीनिंग, और 24 में से 8 रिकमेंड हुए थे, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। 8 हाँ। रिकमेंड हो रहे हैं 24 में से, मतलब 1/3 तो रिकमेंडेशन ही होगा उसमें। हाँ, तो तो जैसे अगर आप देखोगे ना 1/3, तो इसका मीनिंग होता है जैसे मैसूर में 60 स्क्रीनिंग हुआ था, तो मतलब 20 रिकमेंड हो गए समझो, नॉर्मल बैच से कंपेरिजन में हाँ। 20 एक बैच में, तो काफ़ी होता है वो। तो गुवाहाटी वाला बोर्ड है समवॉट लकी फ्रेशर्स के लिए, तो ऑफकोर्स लकी है। और मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे ग्रुप में 8 जन थे, एंड 8 में से 4 रिकमेंड हो गए फ्रेशर्स। ओके। हाँ, तो गुवाहाटी वाला बोर्ड अच्छा है। एंड अगर ऐसा नहीं है कि बट आप जा रहे हो तो मतलब रिकमेंड हो ही जाओगे, क्योंकि
वो दैट डिपेंड्स आउट ऑन भी द कर इंडिविजुअल देते कि वो कितना इनपुट मार के हैं। आपका लिखा हाँ है। हाँ। तो इंडिविजुअल की बात करूँ ना, तो मैंने काफ़ी प्रिपेयर करा था। एट द एंड मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था एट द एंड जितना मुझे करना चाहिए था, तो दैट वाज द रीज़न कि मुझे मार्क्स कम आए थे एसएसबी में। तो ओके। आई वुड गो विथ पीपीटीटी वाला पार्ट पहले। तो कि पहले तो लक वाला फैक्टर आप हटा दो, वो मन से हाँ। हटा दो। मैं बोलता हूँ आप कितना कर सकते हो। हम्म। पहली तो है OIR, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है। एंड आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम काफ़ी असेसर से, मैं बात करके ये कर चुका हूँ कि OIR अगर उसकी 3 या 4 भी हो गए ना, लेकिन उसने पीपीटीटी में अच्छे से करा होगा, तो उन्हें वो ले लेते हैं फर्स्ट। हम्म। OIR आपकी डिसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब 3-4 ही ले रहे हो हर बार, 2 तक भी चल जाती है, 2 या 3 तक ऑल एक्सेप्टेबल OIR। जरूरी नहीं है कि 1 ही हो फर्स्ट। सेकेंड इज ना, पैटर्न्स चलते हैं OIR के। हम्म। हालांकि अभी तो बंद हो रहे हैं, लेकिन ये ईयर में जिनके भी एसएसबी है उनके लिए ये भी पैटर्न्स होते हैं कि एसएसबी के बोर्ड वाइज नंबर होते हैं OIR सेट के, DIPR के, वो हाँ। रिपीट होता है। तो आप उसके साथ टच में रहो, टेलीग्राम पे चैनल से, तो उस पर आपको मिल जाएगी हम्म। और वही प्रैक्टिस करो। एंड अगर वो आए भी नहीं जो हमने प्रैक्टिस की है, लेकिन आपने प्रैक्टिस इतनी कर लोगे कि हर टाइप के आप सॉल्व कर पाओगे। हम्म। तो ये हो गया OIR के लिए। नाउ पीपीडीटी जो होता है, हम्म। पीपीडीटी में जो 4 पार्ट्स होते हैं ना, 4 पार्ट्स में एक तो होता है स्टोरी लिखनी है, फर्स्ट थिंग। हम्म। सेकेंड थिंग इज स्टोरी नरेट करनी है, राइट, हम्म। नरेशन। थर्ड इज की ग्रुप डिस्कशन। हम्म। एंड फोर्थ इज जो कॉमन स्टोरी होगी आपकी, वो। ठीक है। हम्म। नाउ उसमें एक बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है आपकी स्टोरी के फॉर्मेट का हम्म। एंड स्टोरी के वर्डिंग का। अक्सर ये जो बच्चे रिकमेंड होते हैं, मैंने जो नोटिस किया, वो कहते हैं कि आपके थीम से ज़्यादा आपकी स्टोरी मैटर करती है, थीम से ज़्यादा। वेरी गुड थीम विथ अ वेरी डिसेंट स्टोरी इज नॉट गुड देन अ वेरी गुड स्टोरी विथ अ डिसेंट थीम। हम्म। तो आपकी थीम में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट स्टोरी पे नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक अच्छी स्टोरी कैसे होती है। ओके। अच्छी स्टोरी एक फॉर्मेट में होती है हमेशा, हम्म। एंड फॉर्मेट होता है वेरी शॉर्ट पास्ट एंड वेरी शॉर्ट फ्यूचर। मैक्सिमम होता है प्रेजेंट वाला पार्ट। हम्म। बहुत एक छोटा सा बिल्डअप होता है एंड बहुत छोटी सी एंडिंग होती है। प्रेजेंट वाला पार्ट ज़्यादा होता है। नाउ मैं लास्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो ना, जैसे बहुत सारे बंदे स्टोरी लिखते वक्त राम, एज एंड मूड, हम्म। आदित्य, ये मूड। स्टार्टिंग के 12 स्टोरीज में स्टार्टिंग उसका वही हो रहा है, नेम से हो रहा है, एज बता रहा है, ऑक्यूपेशन बता रहा है, स्टोरी स्टार्ट कर रहा है। ये कुछ बोरिंग टाइप लग सकता है ऐसे सर उसको। हम्म। तो आप बीच बीच में के स्टोरी स्टार्टिंग थोड़ी बदल सकते हो। जैसे अगर कोई फॉरेस्ट वाला सीन है, फॉरेस्ट में कैप्टन वगैरह को, आर्मी कैप्टन सर कुछ कर रहे हो ऑपरेशन, तो वही नहीं, तो आप ये नहीं लिखोगे कि अमन कैप्टन इन इंडियन आर्मी फ्रॉम सिग्नल ऑफ कॉप्स, ये ऐसे नहीं लिख रहे हो। मैं अभी अच्छे से स्टार्टिंग बना रहा हूँ कि इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ मणिपुर एंड आर्मी कैप्टन अमन एज 28 से आगे की स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं रूटीन नहीं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि रिपीटेशन से ना बोरिंगनेस आ जाती है अगर आप रिपीट कर रहे हो, पैटर्न बन रहा है तो मैं स्टोरी, पहले तो मैंने स्टार्टिंग बदल दी थोड़े स्टोरीज की, और थोड़े स्टोरीज में तो उसी से लिख रहा हूँ मैं, नेम एंड एज एंड ऑल। तो फर्स्ट थिंग तो अभी थोड़ी पैटर्न बदल दी। नेक्स्ट थिंग, स्टोरी जब स्टार्ट होगी ना, तो एक्शन सेक्शंस जो सब जन कहते हैं वो, दैट इज़ अ रियल थिंग, दैट इज़ नॉट इमेजिनरी थिंग कि एक्शंस मतलब कोई ऐसे ही कह रहा होगा। एक्शंस कैसे अच्छे होते हैं मैं अभी वो बताता हूँ। आपकी जब थीम डिसाइड हो रही है, तो आप जितना स्पेसिफिक होगे उतने एक्शंस ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई वाटर से कि अगर कोई काम कर रहे हो ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल बता रहे हो कि स्नेक का कुछ इश्यू है एंड स्नेक आ गया और अभी वो मार रहे होते हैं, तो मैं कोई लिख देता है कि स्नेक मार दिया, पता नहीं कैसे मार दिया। अभी एक्शंस में ऐसा होगा कि आप कैसे ले रहे हो, कौन से व्हाट डू कॉल इट रिसोर्सेस के साथ कैसे आप मार रहे हो सांप को। डिटेलिंग भी हमें लेके लिखो। चलनी है। हाँ हाँ 100%। हाँ। तो वही है कि आप डिटेल्स के साथ लिख रहे हो, आप जनरलाइज नहीं लिख रहे हो कि सांप था मार दिया, दैट इज नॉट द थिंग। दैट इज कि आप इसमें भी कर रहे हो, स्टोरीज बता रहे हो, ये एक्शन तो आप अच्छे लिख रहे हो। ओके।
अभी मैं एग्जांपल के साथ बता दूं तो मैंने जैसे स्टोरी लिखी थी कि जैसे वो ब्रिज वाला होता है कि ब्रिज पे कोई खड़ा हुआ रहता है। हाँ हाँ। अभी नॉर्मली ट्रैकिंग वाले हो जाते हैं स्टोरीज, पिकनिक वाले हो जाते हैं, वो साइट सीइंग वाले हो जाते हैं क्योंकि नीचे रिवर वगैरह रहती है। हम्म ये होगी नॉर्मल स्टोरी। हम्म। अभी अच्छी स्टोरी कैसी होगी कि वो एक बीआरओ का इंजीनियर है और हाँ एक एग्जैक्टली। हाँ, और डेंस वाला कोई एरिया था, दो रिमोट लोकेशंस को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बनाया। अभी ये हम्म होगी थीम। पहले तो ये थीम ही अच्छी है, थीम पहले तो। हम्म और अभी एक्शंस पे जाए तो अभी एक्शंस कैसे लिख रहा हूँ कि जो भी इंजीनियर कोई भी होता है ना तो उसके पास एक लॉग बुक हमेशा होती है और वो हम्म उसमें रीडिंग्स नोट करता है। तो मैं अभी लॉग बुक के बारे में लिख रहा हूँ कि ही नोटेड एज रीडिंग्स इन लॉग बुक। और अभी डिफेंस के जो भी बनते हैं ना एट दी जब ब्रिज, क्योंकि ना वो आप आगे इमेज देखोगे तो वो ब्रिज पे खड़ा है फाइनली, तो मतलब उसका मीनिंग है कि ब्रिज बन गया है। हम्म। तो अभी ऐसा नहीं होगा स्टोरी में कि आप ब्रिज बनाने की स्टोरी लिख रहे हो, क्योंकि ब्रिज तो बन गया है उसमें। स्टोरी में अभी मैं लिख रहा हूँ कि टेस्टिंग हो रही है। अभी टेस्टिंग कैसी हो रही है, हमेशा एक डिफेंस ग्रेड लोड टेस्ट होता है जिसपे आप लोड पास होता है एक ब्रिज से, ब्रिज के ऊपर लोड पास होता है। तो उसमें लोड पास वाला लिख दिया मैंने। फिर लिख दिया कि इट मेट डिफेंस ग्रेड सिक्योरिटी नॉर्म्स जो भी होते हैं उससे वो मीट कर रहा है। नेक्स्ट इज की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ एक टर्म होता है, मैं भूल रहा हूँ कि मतलब रोप का एक्सटेंशन होता है कि वो सब क्लिफ वाला होता है कि वो सब मीट कर रहा है वो जो स्टैंडर्ड्स होता है। ओके। हाँ, तो मैं ब्रिज की स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ। फिर और जो सारे फिश मतलब प्लेट्स होते हैं ना ब्रिज वाले वो सारे अलाइंड है वो कह रहा हूँ। हम्म। तो मैं Like this अच्छे से story बता रहा हूँ कि also कैसे shows टेस्ट है। that your knowledge about the defense also. तुम्हें knowledge है या सिग्नल ऑफ कॉप्स और ये इंजीनियरिंग राइट कॉप्स क्या है। राइट राइट ये राइट नॉर्मल 100%। स्टोरी से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है। हाँ, तो हम्म ये अच्छे से इफेक्ट बन रही है। नाउ अभी हम एंडिंग पे आते हैं ना तो हमेशा लगता है कि हम फ्यूचरिस्टिक लिखाएंगे कि ये ऐसे होगा, ये करने के बाद ऐसे फ्यूचर में ऐसे होगा, विच इज़ नॉट द थिंग कि आपको एंडिंग में लिखना है। वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली स्टोरी है नहीं, वो है व्हाट हैपन टू द सिचुएशन, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज आउटकम ऑफ द सिचुएशन। हम्म एंड आउटकम इज नॉट फ्यूचर, आउटकम इज पॉजिटिव इम्पैक्ट। हम्म। अभी आपके स्टोरीज में जो आपने जो एक्शंस लिए उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कितने जनों पे हो रहा है, दैट इज योर एंडिंग पार्ट होगा आपका वो स्टोरी का। एग्जैक्टली। नाउ मैं ऐसे लिखूंगा कि कैप्टन अमन intelligence along with his Jawan's efforts, they were able to make the bridge and it connected two remote locations of Arunachal Pradesh of Tawang sector, and it facilitated easy movements of goods and support for the Indian Army. ओके। Now ये हो गया उसका आउटकम, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट rather than कि this bridge continued to inspire every engineer of corps to build good bridges. ऐसे कोई को तो होता ही वो लिख देते हैं कि he was happy to do the work। अभी फर्क तो पड़ता नहीं आप हैप्पी हो एट द एंड या कैसे हो, आपको तो आउटकम चाहिए। स्टोरी डोंट डिमांड्स द इमोशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय कि he was happy with the effort, तो ये नहीं लिखना है आपको लास्ट में, ओके। क्योंकि तो स्टोरी का पार्ट। लेट्स टॉक अबाउट द साइक पार्ट। साइक में क्योंकि टाइम बाउंड रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वाली सिचुएशन रहती है। इन दैट सिनेरियो हाउ यू विल मैनेज योरसेल्फ कि उस प्रेशर को हैंडल भी करना है और मुझे एक अच्छी स्टोरी और अपन को वेट्स भी बनानी है, साटीज भी पूरी करनी है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या मतलब मैक्सिमम करने वाली चीज़ थी या जो भी मैं कर रहा हूँ उसको अच्छे से करने वाली चीज़ में फेवर में थे आप? सी मैक्सिमम मिनिमम का पार्ट हमेशा होता है बस एसआरटी में, बाकी तो आपको सभी करने हैं, सभी स्टोरीज करने हैं, सभी डब्ल्यूएटी करनी है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ को एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, 15 सेकंड्स फॉर डब्ल्यूएटी एंड 4 मिनट्स फॉर स्टोरी। अगर टाइम दिया है तो करना है। एसआरटी में वो चीज़ नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। मैं जितना भी साइक का कहा हूँ ना, तो साइक और जो पीपीटी की स्टोरी है वही एप्लीकेबल होती है टीएटी को, ठीक है। तो स्टोरीज के सेंटेंस स्ट्रक्चर जो मैंने कहा, आउटकम, वो सब उसी है स्टोरीज का। अगर हम बात करें जो 12 स्टोरी होती है, तो 12 स्टोरी इज नथिंग बट, ऐसा भी नहीं है कि आपने वो लाइफ में करी होगी, बट इट इज जस्ट अ स्टोरी जो अच्छी दिखे लिखने में, डिसेंट हो, मे और मे नॉट भी कि आपकी लाइफ में रियली हुई हो, बट प्रैक्टिकल सी स्टोरी हो जो आपके लेवल पे हो सके। आप कोई आज बड़ी लेवल की स्टोरी नहीं लिख रहे हो, उसमें इंजीनियर की स्टोरी नहीं लिख रहे हो, ना ही कोई आर्मी ऑफिसर की स्टोरी लिख रहे हो। आप एज ए स्टूडेंट आपने जो भी काम करे है
या फिर आपके आजू बाजू में कोई काम हुआ है वो आप लिख सकते हो ओके। मोस्टली। बस ट्राई करना कि आपने करे हो लाइफ में, वो चीज़ है, बस ट्राई करना, अगर नहीं हुई तो भी नो इश्यू उसमें। अभी जब बात करेंगे आप WAT की, तो ये इसमें बहुत ही प्रेशर आ जाता है कि मतलब सोचने का टाइम मिलता नहीं है। हाँ। सही में कहूँ तो ना, अगर सोचने का टाइम मिलता नहीं है तो कैसे करना है? फर्स्टली तो आप घर पे ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हो, बहुत सारे आप खुद की WAT डिक्शनरी बना रहे हो जिसमें आप WAT एंड आपके 2-3 सेंटेंसेस जो है वो बना रहे हो प्रैक्टिस में। नेक्स्ट चीज़ की, हमेशा WAT में एक कंजक्शन की तरह एक्ट करने वाला वर्ड होता है जो 2 क्वालिटीज़ को जोड़ता है। अभी हमेशा आप WAT प्रिपेयर करते वक्त ग्रुप्स में करो। पहला ग्रुप होगा जिसमें आप रिलेशन वाले वर्ड कर रहे हो। रिलेशन इन द सेंस सन हो गया, सन वर्ड हो गया, डॉटर, नीस, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, टीचर, स्टूडेंट, जैसा, ठीक है, ये रिलेशन वाले वर्ड। और इसे जैसे हो कि फादर प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये बीच में जो मैं यूज करूँ ना प्रमोट, अभी इसके जैसे और भी वर्ड्स होते हैं विच इंक्लूड प्रमोट, personifies, embodies, boost, facilitate, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कंजक्शन जिसपे आप बीच में डाल सकते हो वर्ड्स, बीच में जो भी होता है ना कंजक्शन की ऑन योर वोकैब बेसिकली। जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी उतनी ही अच्छी आप ये WAT में कर पाओगे। नीड नॉट नेसेसरी, पर हेल्प होगी उसकी वोकेबलरी की, बिकॉज एट दी एंड वोकेबलरी की टेस्ट नहीं है, बट वोकेबलरी अच्छी होगी तो आपके साइट में अच्छा आप परफॉर्म करोगे। ओके, मैं ये कह रहा था कि जैसे, और मैं क्वालिटी के साथ रिस्पॉन्स क्या होता है रिलेट कर रहा हूँ, जैसे मैंने फादर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करा रिलेट, तो आप किसी चीज़ को रिलेट करो एंड बीच में कंजक्शन डाल दो, बन गया सेंटेंस। 2-4 वर्ड में सेंटेंस बन रहा है, अच्छा सेंटेंस बन रहा है एंड टाइम भी कम लग रहा है। सो ये हो गई WAT की बात कि आप एक कुछ दिया है उसको रिलेट कर दो एंड बीच में कंजक्शन डाल दो तो अच्छा सेंटेंस बन जाता। नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड इज ऑब्जेक्ट बेस्ड वर्ब्स। अभी उसमें आता है चेयर, टेबल, डेस्क, पेन, इंक, वाटर, एयर, ये ऑब्जेक्ट्स हो गए। ऑब्जेक्ट्स वाले वर्ड्स में ऐसा कहते हैं कि यूज बताना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हाउस हो गया, या फिर हाउस नहीं, अच्छा एग्जांपल दो तो समझो टेबल हो गया। ओके। अभी टेबल का एक यूज होता है कि टेबल इज यूज फॉर डिनर या फिर सिटिंग, राइटिंग, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया उसका यूज। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज यहाँ पे अपनी कोई भी वैल्यूज अपनी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, यू आर जस्ट राइटिंग द सेंटेंस अननेसेसरी। हाँ, सो ये हो गया, आप इसमें बता रहे हो यूज, आप इसमें यूजफुल यूज नहीं बता रहे हो जो कि एक यूजफुल चीज है उसमें। तो आप एक तो लिख सकते हो टेबल के लिए कि टेबल प्रमोट्स एर्गोनॉमिक राइटिंग हैबिट्स, तो इसमें होता है कि जिसपे आप एक कलेक्टिव वे में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं एंड एक आप अच्छे से टॉपिक पे राइट करते हो, तो एक टेबल का अच्छा सा यूज हो रहा है कि एर्गोनॉमिक हैबिट्स बढ़ रहे हैं आपके कलीग्स के साथ, तो यूजफुल यूज हो गया, एक नॉर्मल यूज नहीं है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट बेस्ड वर्ब के लिए। फिर नेक्स्ट तो वर्ड्स जनरली होते हैं क्वालिटीज वाले, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंडनेस, नाइस, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, हैप्पीनेस। तो ये तो आपको लोगी कि आपको आप हैप्पी आ गया तो आपको कौन सी चीज़ हैप्पी बनाती है, दैट इज अ थिंग। तो हैप्पीनेस इस पर डिपेंड होती है, उस पर आप वर्ड्स बना सकते हो, सेंटेंसेस। तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है कि हैप्पी हर एक दोनों का अलग सेंटेंस बन सकता है। ओके, बेस्ड ऑन कि उसको किस एक मेरे अंदर क्वेश्चन है, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जो मतलब लाइक इंटीमेट वाले होते हैं, जैसे कि सेक्स आ गया और मोलेस्ट आ गया, हरेसमेंट आ गया, इन दैट सिनेरियो वो नेगेटिव इम्पैक्ट वाले सेंटेंस है, वो वर्ड्स है, तो उनमें कैसे डील करना होता है? या आई विल टेल यू अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट। मेरे टाइम में भी आया था वर्ड सेक्स, तो मैंने उसको ऐसे सोचा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्स इज नॉट जस्ट द फिजिकल इंटिमेशन, इट इज ऑल्सो पर्सनिफाइड जेंडर, राइट। सो मैं उसको, अभी जेंडर तो होगा उसका यूज समझो, मतलब एक हो गई, मैंने बस उसको डाइवर्ट कर दिया एक चीज से, लेकिन मैं उसका यूजफुल चीज ही नहीं बता रहा हूँ। चलो जेंडर बताता है ऐसे तो नहीं लिखो कि सेक्स डिनोट्स जेंडर, ये तो फालतू का सेंटेंस हो गया।
अभी अच्छा सेंटेंस बताता हूँ. हाँ, अभी अच्छा सेंटेंस होता है, एक सेकेंड. अच्छा सेंटेंस होता है प्रमोट, जैसे 6 वर्ड हो गया तो सेंटेंस बनेगा प्रमोशन ऑफ सेक्स इक्विली. जैसे मतलब कि मैं तुझे आइडिया बताता हूँ, अभी मुझे सेंटेंस याद नहीं आ रहा. हाँ. आइडिया था कि दो जो जेंडर्स होते हैं उनमें इक्वेलिटी वाला जो पार्ट होता है मैंने उससे रिलेट करा था. ओके गेटिंग. हाँ, तो मैंने उसे अच्छा सा एक अच्छा आइडिया में कन्वर्ट कराया था. तो ये था कि मैंने सक्सेस को इसके साथ कन्वर्ट कर दिया था. इक्वालिटी ऑफ सक्सेस प्रमोट्स गुड सोशल इक्विलिब्रियम, दैट वाज ट्रू. तो मैंने, हाँ, तो वैसे तो मैं ठीक सेंटेंस बना नहीं पाया लेकिन उस टाइम मैंने अच्छा बना दिया था उधर बैठ के. ठीक है. तो दिस इज द थिंग कि मैंने कैसे कन्वर्ट करा. अभी अगर कोई चीज़ हो रही है कि कोई वर्ड आ गया बैड, ड्रिंक आ गया, पहली बात तो वो उन्होंने कोई सेंस में कहा नहीं कि वो अल्कोहल से रिलेटेड है. कभी भी आप अल्कोहल से रिलेट करो और कोई बच्चे सेंटेंस लिख देते कि ड्रिंकिंग इज अ बैड हैबिट, पहली बात तो वो ड्रिंकिंग आपने जस्टिफाई नहीं किया, और सेकेंड इज कि आपने बस बता दिया कि बैड हैबिट है, आपने कुछ सॉल्यूशन बताया नहीं उसका. ये ऑल ओवर निगेटिव है. फर्स्ट थिंग कि अगर कुछ निगेटिव दिया नहीं है तो सोचो मत, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड इज कि अगर कोई क्लियरली निगेटिव दिया तो इग्नोर मत करो उसे. सेकेंड थिंग, वो चीज़ है. अभी पहले तो ड्रिंकिंग वाटर भी लिख सकते हो आप. अभी अल्कोहल वर्ड आया, अभी चलो ठीक है, अल्कोहल भी तभी मिक्स सेंटेंस हो जाता है, या अल्कोहल केमिस्ट्री में भी होता है. हाँ एग्जैक्टली. हाँ, तो लिख दो टर्शरी अल्कोहल्स का कोई फॉर्मूला होता है, वो कुछ लिख दो उससे. और जैसे और एक वर्ड होता है बूज, BOOZED. इफ यू नो द मीनिंग की बूज का मीनिंग होता है अल्कोहलिक, बंदा जो ज्यादा ही ड्रिंक करता है, अल्कोहल. तो मैं उसके लिए सेंटेंस ऐसा नहीं बना रहा हूँ कि बूज इज अ बैड हैबिट या फिर बूज कैन बी कंट्रोल्ड इसका कुछ. मैं सेंटेंस बना रहा हूँ कि अभी बूज पे मैं सेंटेंस बना रहा हूँ कि ट्रू एंजॉयमेंट नीड नो बूज सपोर्ट. अब ये सेंटेंस में मैंने किसी भी सेंस में बूज को सपोर्ट करा नहीं है अल्कोहलिज्म के. फिर बात वो सब सही है कि आर्मी में भी चलता है, ड्रिंकिंग बहुत चलता है, बट यहाँ पे नहीं है. व्हाट आवर एज इज, ये हम नहीं करते एंड दैट इज अ बैड हैबिट, सबको पता है हालांकि कितना भी करते हो. तो मैं सपोर्ट कर नहीं रहा हूँ उसे, फर्स्ट थिंग. ओके. वही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंटीमेट जो भी वर्ड्स आते हैं उसको कैसे हैंडल करना है. ओके. तो टॉकिंग अबाउट योर इंटरव्यू कैसा गया, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सोचने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थे कि यार इसका मैं क्या आंसर दूँ? मेरा इंटरव्यू सबसे खराब था बेस्ड ऑन 3 साइक इंटरव्यू एंड GTO में. इंटरव्यू सबसे खराब हुआ था मेरा, एंड आई एम यूजिंग दी वर्ड खराब क्योंकि सच में खराब हुआ था, ओके भी नहीं हुआ था. ओके. हाँ, तो बट व्हाट आई वुड से कि इंटरव्यू में आपका अगर आप फ्रेशर हो तो आपको क्या होता है PIQ से बाहर ना हार्डली ही कुछ पूछेंगे, हार्डली ही, अनलेस कि आप कुछ बता रहे हो. अभी आप जब भी आंसर्स दे रहे हो तो फर्स्ट थिंग इज कि आप हमेशा डिप्लोमेटिक रह रहे हो. आप कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप एक्सट्रीम आंसर्स नहीं दे रहे हो, आप हमेशा बैलेंस कर रहे हो, आप हर जन को प्लीज कर रहे हो, आप किसके साथ अपोज में नहीं जा रहे हो. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर आपको वो कुछ पूछ रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स में आंसर दो कि और क्वेश्चंस ना बने. आप अगर कुछ बोलते वक्त कुछ उल्टा सीधा वर्ड बोल दोगे तो फिर वो आपको उसी वर्ड के बारे में पूछेंगे और उसी चीज़ के बारे में और पूछ करेंगे. तो आप खुद से कंटेंट मत दो उन्हें पूछने के लिए एक्स्ट्रा जिसके ऊपर आप अनकंफर्टेबल हो. सेकेंड थिंग, बाकी PIQ का जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करो वर्डिंग के साथ, क्योंकि वर्ड में अक्सर बच्चे बोल नहीं पाते हैं. तो वर्ड में अच्छे से बोल लो PIQ वाला पार्ट. नेक्स्ट, एक अच्छी चीज बताऊँ तो ना, एट द एंड हमेशा न्यूज़ के बारे में पूछते हैं. 99.9 टाइम्स न्यूज़ के बारे में पूछते हैं कि मेरा नाम पवन है तो वो मुझे पूछेंगे पवन टेल मी 5 इंटरनेशनल न्यूज़. तो मैं बोल दी 5 इंटरनेशनल न्यूज़, तो वो कहेंगे कि ओके स्पीक ऑन एनी वन इंटरनेशनल न्यूज़
फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, मतलब मुझे 5 मिनट उसी न्यूज़ के बारे में बोलना है जनरली। तो मेरी टेंडेंसी क्या होगी कि मैं देख लेता हूँ कोई एक टॉपिक अच्छे से कर लेता हूँ प्रिपेयर, एंड उस टॉपिक के ऊपर 5 मिनट बोल दूंगा। मैंने सिलेक्ट कर लिया टॉपिक, तो वो कहेंगे कि नो नो ये टॉपिक छोड़ के अभी बाकी इसमें से करो। तो उन्होंने मेरे मतलब जैसे उन्होंने मुझे हैंडीकैप टाइप कर लिया कि अभी जो सबसे ज़्यादा अच्छा आता था वो उन्होंने काट दिया कि वो नहीं कर सकता। तो इसलिए हमेशा प्रिपेयर करते वक्त आप 5-6 इंटरनेशनल न्यूज़ प्रिपेयर कर रहे हो, एंड पाँचों के आप ऐसे कंटेंट प्रिपेयर करोगे जिसे आप 5 मिनट बोल पाओ पाँचों न्यूज़ पे। क्या मतलब उसने काट भी लिया कि ये छोड़ के करो, तो आप कौन से भी 5 में से बता पाओ 5 मिनट, ठीक है, एक ही न्यूज़ पे करो। और वैसे ही 5 नेशनल हो गए तो 5 इंटरनेशनल न्यूज़ भी हो गए। ओके। हाँ, तो 5 इंटरनेशनल न्यूज़, उसमें से 5 के इसमें ऐसा कंटेंट की जो आप 5 मिनट बोल पाओ। बाकी रैंक स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में, एनडीए वालों के लिए तो बेसिक थिंग्स हो गए तो काम चल जाता है। ओके। तो मोस्ट ऑफ दी आज क्वेश्चन की रहता है कि व्हाट यू वांट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, तो इसमें कैंडिडेट्स अपने डेस्परेशन को शो करते हैं। तो इजंट इट द फैक्टर ऑफ रिजेक्शन, या हम दिखा सकते हैं ऐसा है? फिर डेस्परेट होना भी बुरी बात नहीं है, बिकॉज डेस्परेशन से ड्रीम्स अगर परस्यू हो रहे तो इट इज़ अ गुड थिंग। अभी मे इट बी द स्टूपिडेस्ट, आपका जो भी एक्चुअल रीज़न है आप वो कह दो उनसे। और मैं ये बात बस कह रहा हूँ आपके रीज़न के लिए फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। बट रीज़न आपका जेन्युइन होना चाहिए, और वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरा बताऊँ तो मेरा एक जेन्युइन रीज़न था कि मैंने कहा कि मेरा पहले कुछ डिसाइड नहीं था कि मैं फोर्सेस ज्वाइन करूँगा। लेकिन जब 2024 में 2025 वाले में जब विदर्भा ने जीती रणजी ट्रॉफी, तो उसमें मेरी नज़र गई सर्विसेज क्रिकेट टीम पे। तो मैंने सोचा ये कोई स्टेट तो है नहीं, तो ये कौन सी टीम है। तो मैंने जितना रिसर्च करा तो मुझे पता चला ये आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों की टीम है, सर्विसेज क्रिकेट टीम। तो मुझे उससे चीज़ पड़ी, एंड जब मैं उसके बारे में और ज़्यादा सोचता रहा तो मुझे एक चीज़ होती है कि जब आप किसी के बारे में सोचते हो तो आपको वो चीज़ पसंद आ जाती है। हाँ। तो ये चीज़ हुई थी मेरे साथ। तो ये रीज़न तो वैसे स्टूपिड था, बट जो था वो था, मैंने वो बता दिया इसलिए। ओके। तो तो आप रीज़न बताओ। जीटीओ के लिए आपने कहीं कोचिंग से प्रिपेयर किया था, या खुद से ही यूट्यूब वगैरह या किसी भी सोर्सेज अपने आप से एंड से किया था प्रिपेयर? फर्स्टली तो मैंने कोचिंग ली थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जिसमें मैं स्क्रीन आउट हुआ था ना, उससे पहले मैंने कोचिंग ली थी। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए कोचिंग नहीं ली थी। So if you are तो comfortable to name that coaching center, you can. yeah, it was the Stepping Stone SSB Academy, which is located in Pune, and it is conducted by 2 Army and Navy veterans and ex-assessors also. They were assessors in some SSB boards also. Okay. So did you get any benefits from that coaching, or you have to Yeah, prepare by your own? no coaching is bad, firstly. देयर आर सम एक्सेप्शंस जहाँ पे नॉन असेसर्स रन कर रहे होंगे, बट अगर कोई असेसर एक्चुअल असेसर रन कर रहा है जो एसएसबी में रह चुका है एक्स जीटीओ एक्स, तो दैट कोचिंग इज ऑलवेज गुड फर्स्ट थिंग, क्योंकि कंटेंट हमेशा वही मिलता है हर इसमें। क्योंकि मैंने 2-3 ऑनलाइन भी ट्राई करे, फ्रेंड से भी पूछा, तो मुझे कुछ डिफरेंस लगा नहीं दूसरे कोचिंग में। सो इट हेल्प्स, और कोचिंग लेनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, क्योंकि ऑफकोर्स अगर कोई बच्चा कोचिंग लेके जा रहा है, उसे पता है फॉर्मेट क्या है, तो उसकी स्टोरी अच्छी ही बनेगी रादर देन वो जो मन से स्टोरीज लिखा है। ओके। ऐसा नहीं है कि यू विल हैव इट इन यू तो आप हो जाओगे, हमेशा नहीं होता है ऐसा। अभी स्टोरीज लिखने का कोई तरीका होता है जो आपको कोचिंग से पता चलेगा, तो आपको वो कोचिंग करनी पड़ेगी। कोचिंग इज इम्पोर्टेंट। So now talking about the conference. So how was your conference? कॉन्फ्रेंस, मेरी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, बट कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी थी। एंड इसका मीनिंग है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, लेकिन डिस्कशन होने के बाद वो कंक्लूजन पे आ गए एंड उन्होंने रिकमेंड कर दिया। अभी उसके साथ और एक ये होता है कि लॉन्ग कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन मतलब वेटिंग टाइम भी ज़्यादा होता है, कॉन्फ्रेंस भी ज़्यादा होता है, मतलब डिस्कशन भी हुआ और वो आ भी नहीं पाए किसी कॉन्सेंसस पे, उन्हें और टेस्ट करना है कॉन्फ्रेंस में। तो वो बॉटम लाइन केस होता है हमारा, राइट? हाँ, बॉर्डर लाइन केस होता है। वैसे मेरा भी बॉर्डर लाइन ही केस था, बिकॉज मेरी भी रैंक 582 थी, तो ज़्यादा थी नहीं, बट उन्होंने डिस्कस करके वो कॉन्सेंसस पे आ गए थे। उसको इसका मीनिंग था कि तीनों ने क्लियर कर दिया था एट दी एंड मुझे। लेकिन आप क्वेश्चन पूछ रहे तो आप बॉर्डर लाइन तो थे फर्स्ट थिंग। और मेरी कॉन्फ्रेंस कैसी हुई थी, मेरी कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने कहा कि बहुत छोटी हुई थी। हाय हेलो
और कोई सजेशंस है तो बता दो। अभी सजेशंस वो पूछ रहे तो फर्स्ट थिंग, सजेशंस में कंप्लेन नहीं होगा कोई, हम्म फर्स्ट थिंग कंप्लेन आप कर नहीं रहे हो। नेक्स्ट, मैंने सजेशन दिया था एक चीज़, मतलब सजेशन ऐसा नहीं हो सकता कि जो बहुत टाइम से चलते आ रहा है और वही है। गुवाहाटी वाला बोर्ड न्यू था तो उसमें सजेशंस जेन्युइनली हो सकते हैं इम्प्रूवमेंट। मैंने बताया था कि जो फूड था ना वो काफ़ी वेस्ट हो रहा था, बच्चे काफ़ी फूड वेस्ट कर रहे थे, और उसका एक रीज़न था कि जो सर्विंग स्पून था वो काफ़ी बड़ा था और एक सर्व में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी, मतलब काफ़ी क्वांटिटी आ रही थी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि जिससे फूड वेस्ट ना हो, और वही जेन्युइन रीज़न था, कोई कंप्लेन वाला नहीं था हाँ, कि ट्रू पानी ट्रू। खराब था, ये फूड अच्छा नहीं था। एक तो पहली चीज़ आपको फ्री में मिल रहा है, वो कोई पैसे नहीं ले रहा है, तो हम्म कंप्लेन तो करने की बात आपकी ऐसे भी नहीं आती है। कंप्लेन हो सकता है अगर सच्ची में जेन्युइन हो, जैसे मेरा था अभी फूड क्वालिटी के साथ, फूड वेस्टेज के ऊपर। हम्म। दिस सो तो दिस एक कंक्लूड्स। मिथ और है कि इलाहाबाद वाला जो बोर्ड है वो रिजेक्शन सेंटर माना जाता है, इजंट इट? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वेरी फनीली, पता नहीं कैसे मिथ हो गया है। लेकिन एक चीज़ है कि अभी देखो तुम, उसमें है 5 बोर्ड्स, हम्म अलग अलग बोर्ड्स इलाहाबाद में। हम्म ये 5 बोर्ड से ऊपर से उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि 100 एंड 150 प्लस रिपोर्टिंग हो रही है एक एक बोर्ड में। हम्म अभी इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है, मतलब मेरे कोई दोस्त है वो कह रहे थे एक बोर्ड में रिपोर्टिंग हो रही है, पाँचों दिन वहाँ रिपोर्टिंग होती है। जैसे एयरफोर्स में तो हमेशा हमेशा मंडे पे ही रिपोर्टिंग होती है, मंडे को बैच आएगी, फ्राइडे को जाएगी, फिर मंडे को आएगी, फ्राइडे को जाएगी। हम्म वो आर्मी इलाहाबाद में हर रोज़ रिपोर्टिंग होती है, हर रोज़ रिपोर्टिंग होती है। हम्म तो एक तो बच्चे इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो ऑफकोर्स वो सबको तो सिलेक्ट करेंगे नहीं, हम्म। रिजेक्ट ही करेंगे ज़्यादा जनों को। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इतने सारे जन रिजेक्ट हो रहे तो उन्हें लग सकता है वो रिजेक्टिंग सेंटर हो, पर ऐसा नहीं होता है। काफ़ी बच्चे थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लग गए थे वहाँ से, ऐसा भी होता है। हम्म। एट सो प्रेजेंट तो फॉरगेट हमारे अबाउट पास बोर्ड। शायद चांसेस भी अवेलेबल होते हैं कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस बोर्ड में हमें जाना है शायद। अभी रिसेंट ऐसा मैंने देखा था। सी, मुझे जितना पता है ना, आपको सीधा अलॉट होता है एनडीए में, आप हाँ हाँ, सिलेक्ट नहीं कर सकते। इस बार शायद आया था आई गेस कि इलाहाबाद बोर्ड, भोपाल बोर्ड, इन सारा आया था कि यू कैन चूज व्हिच एवर यू वांट। सी, एनडीए को छोड़ के जो टीए सेंट्री थी ना, हम्म उसमें मेरे दोस्त थे कि जिन्हें ऑप्शंस मिल गया था बोर्ड भी सिलेक्ट करने का, जालंधर, भोपाल, इलाहाबाद, बैंगलोर, कोई भी हम्म। टीएस में मिल गया था। लेकिन मुझे ये पर्टिकुलर नहीं पता कि एनडीए में जो इलाहाबाद सेंटर तो मिल जाता है, बोर्ड आप चूज कर सकते हो या नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि आर्मी में ऐसा होता है कि बोर्ड हो जाते हैं एक दो जगह, एयरफोर्स में तो एक ही बोर्ड होता है एक जगह। ओके। तो इन योर और पॉइंट ऑफ एक व्यू ही कि चीज। कौन सा हाँ, सेंटर ज़्यादा मतलब इफेक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू इलाहाबाद, या मतलब कोई और कंपैरिजन में कि यहाँ पे जाना है तो थोड़ा मतलब सेफ है, मतलब हो सकता है रिकमेंडेशन, कि ये अच्छा आपका बोर्ड माना बोर्ड, जाता है? बोर्ड का एडवांटेज आपको तभी, एक ही बोर्ड ऐसा है कि जहाँ पे आपको बोर्ड का एडवांटेज होगा, वो है गुवाहाटी वाला बोर्ड, क्योंकि बोर्ड छोटा है, नया है, रिपोर्टिंग कम होती है। हम्म जैसे मैंने कहा 38 रिपोर्टिंग हुई है, 38 रिपोर्टिंग कुछ भी नहीं होती है। 38 तो स्क्रीनिंग नहीं होते जितने यहाँ पे वो रिपोर्टिंग हाँ हो रही हाँ, है ट्रू। रिपोर्ट्स में, 50 स्क्रीनिंग होते हैं, यहाँ पे 30 रिपोर्टिंग हो रही है। हम्म और उससे पहले कि एक दो बैच पहले ना ऐसा था कि 17 रिपोर्टिंग हुआ था और 17 के 17 स्क्रीनिंग कर लिए थे वो। हम्म तो गुवाहाटी के लिए एडवांटेज मिलता है, बाकी बोर्ड के लिए कुछ नहीं है, सेम बोर्ड है, कहीं पे भी जाओ, अगर सच में अच्छा हो गया, अच्छा सा ग्रुप मिल गया तो काम हो गया गुवाहाटी हम्म वाले छोटे। बट गुवाहाटी का उसी के लिए जब स्क्रीनिंग होता है, बाद में तो आपको वही होता है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस होती है। हम्म। स्क्रीनिंग के लिए फ़ायदा हो सकता है गुवाहाटी वाले को, बस ओके। इतना फ़र्क है। आर्मी वाले इसमें हर जगह वही सीन होता है, रिपोर्टिंग सेम सेम ही होती है हर जगह, नंबर चेंज नहीं होता है। गेटिंग। ओके। और एनडीए में तो ऐसे भी आपको चांस मिलता नहीं है बोर्ड सिलेक्ट करने का, अलॉट होता है। हाँ शायद में भी है हाँ, तो बोर्ड से। लाइक अभी आप जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए हुए हो तो मतलब उसमें बहुत कम सीट रहती है, ऐसा नहीं है? और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, वो वैकेंसी मेरिट लिस्ट में भी आप देखोगे ना, 300 रैंक तक ग्राउंड ड्यूटी क्लोज हो जाता है, बिकॉज हम्म 18 टेक एंड कुछ 10 नॉन टेक मिला के ना कुछ 20-30 या वैकेंसीज होती है उसकी, तो 300 तक रैंक क्लोज हो जाती है। हम्म। एंड आर्मी के लिए तो तभी भी 489 तक गई थी लास्ट टाइम, इस टाइम 460 तक जा सकती है, क्योंकि अलग अलग लिस्ट बनी है गर्ल्स बॉयज की। ओके। और नेवल एकेडमी 520 तक गई थी लास्ट टाइम, तो 500 तक आप मान सकते हो कि 500 तक मिल जाएगी नेवल एकेडमी। हम्म तो ओवरऑल ये है कि ग्राउंड एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज, आर्मी, नेवी एंड नेवल एकेडमी, फ्लाइंग हम्म। के तो हो ही जाता है मोस्टली।
ओके, तो पर्सनल एडवाइस फॉर दोज स्टूडेंट्स जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका अब सितंबर में पेपर होने वाला है, एनडीए 2 हाँ 2026। तो उनके लिए क्या गाइडेंस होगी कि उनका सिलेबस कब तक पूरा हो जाना चाहिए? बिकॉज़ दे हैव द प्रेशराइज़ ऑफ जेईई आल्सो। तो जेईई का प्रेशर भी उनके ऊपर है एंड उनका एनडीए भी एम है। तो वो किसी भी चीज़ को साइड कर नहीं सकते क्योंकि जेईई भी उनका बैकअप ऐसा होना चाहिए। हाँ कि आप अभी तो करो मैथ्स। आप 2 साल तो पहले 1.5 साल जो होता है वो मैथ्स तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं रहे हो पहली बात तो। हुँ, हुँ, मैथ मैथ के लिए डेडिकेटेड टाइम दे रहे हो। जैसे मैंने कहा कि जीएटी में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं आप वो कर रहे हो पहले तो। हुँ, इंग्लिश का आप वर्कमैन टाइप, इंग्लिश के लिए एक बताते हो ना आप, रादर देन गोइंग चैप्टर बाय चैप्टर आप ऐसे जा सकते हो कि यूट्यूब पे कंपाइलेशन ऑफ रूल्स होता है 60 बेसिक इंग्लिश कंपाइलेशन रूल्स, जिसमें हुँ, जनरलाइज रूल्स होते हैं। आप वो वीडियो देख सकते हो जिसमें आपका कम टाइम में ग्रामर हो जाएगा। ओके। तो ये हो जाएगा। एंड एक और चीज़ की जो बाकी के सब्जेक्ट्स है सिविक्स इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स उसका ज़्यादा लोड मत लो, वो ज़्यादा मत करो क्योंकि टाइम बाउंड है। हाई टाइम लो रिवॉर्ड वाला टॉपिक है, मार्क्स भी कमी है उसके। हुँ, हुँ, तो ओरल और फिजिक्स के लिए ना आप कॉन्सेप्चुअल पे जाओ रादर देन कि आप फार्मूलाज पे बेस्ड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जनरलाइज पैटर्न देखे तो आप बहुत कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसमें लॉज आते हैं, केपलर्स लॉज, लॉज ऑफ मोशन, उसके एग्जांपल्स यूसेज वो। हुँ, तो ये करो आप। ओके। तो लाइक अब लेट अस सपोज कि किसी बंदे का मतलब जैसा सेम सिनेरियो जेई वाला चल रहा है और उसने रिटर्न क्लियर कर लिया है एंड उसकी जनरली एसएसबी आएगी एंड ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। तो इन दैट टाइम उसका जेई मेंस भी होगा। तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम में उसके फिर बोर्ड्स वगैरह भी लग रहे होंगे। तो उस एसएसबी को छोड़ना ये ऑप्शन सही रहेगा या कंटिन्यू करके जाना वो ज़्यादा सही रहेगा? जाना तो पड़ेगा क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बेस्ट अटेम्प्ट होता है हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर, मोर देन फर्स्ट अटेम्प्ट आपका जो फर्स्ट स्क्रीन इन होगा ना, पहली बार जब स्क्रीन इन होगे, हुँ, दैट वुड बी अप योर गोल्डन अटेम्प्ट फर्स्टली। एंड सेकेंड थिंग इज कि मोस्टली ना बच्चे जो ऐसे होते हैं ना वो रिकमेंड हो ही जाते हैं क्योंकि बहुत कम एक्सपेक्टेशंस रहती है उनकी भी, उन्हें भी पता ही है किस चीज़ से गुजरते हुए है, तो आपको वो क्वेश्चन दे देते हैं बहुत सारा। तो हुँ, प्लीज़ एसएसबी अटेंड करो, लेकिन सिलेक्ट कर दो अपना डेट्स जनवरी में भी चले जाते हैं, जैसे मेरा 19 जनवरी था। हुँ, तो डेट्स काफ़ी अच्छे से चूज़ करना क्योंकि क्लैश ना हो आपकी बॉडी से। जी तो बोर्ड्स तो खैर फरवरी में होता है, लेकिन जेई क्लैश हो सकती है, तो वो काफ़ी अच्छे से ना इनफ टाइम देना जेई को भी। तो हुँ। जनरली दिसंबर में ही चूज़ कर लेना, अर्ली दिसंबर वाले दिन। तो लाइक उनके लिए तो फिर टेकिंग एसएसबी कोचिंग बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी क्योंकि इन दैट मीन उनको फिर अगर एसएसबी कोचिंग ली तो उनका 1 महीना तो ऑन एन एवरेज निकल जाएगा और उस 1 महीने में वो प्रिपेयर कर नहीं सकते जेईई का। तो इज़न्ट इट कि वो पीछे रह जाएँगे और फिर उनका जेईई भी क्लैश हो जाएगा, वो बहुत हेक्टिक सिचुएशन बन जाएगी। हेक्टिक तो हो जाएगा लेकिन बिना कोचिंग के आई डोंट सजेस्ट कि आप जाओ एसएसबी के लिए, क्योंकि मैंने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप स्क्रीन इन हो गए तो अटेम्प्ट के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है। तो प्लीज़ कोचिंग 15 डेज़ की कोचिंग होती है आजकल, तो आप हुँ, अटेंड कर ही सकते हो। नेक्स्ट इससे ऑनलाइन कोचिंग होती है, कल्ट एसएसबी नाम का यूट्यूब चैनल है, उसकी काफ़ी अच्छा, आप यूट्यूब पे भी देखोगे ना, काफ़ी अच्छे से आपका हो जाएगा प्रिपेयर। बैच ले लोगे तो और 2-3 हज़ार की बैच होती है ऑनलाइन, उससे तो और भी अच्छा काम हो जाएगा। हुँ, हर रोज़ 2-3 घंटे भी दे दोगे ना एसएसबी के लिए, काम बहुत ईज़ी हो जाएगा। बस टच में रहो प्रोसेस के आप। ओके। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टू डिस्कस विद यू। हाँ, तो एंड यही आई ऑल्सो, हाँ, या आई ऑल्सो विश बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर एनडीए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो